हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। संस्था में चल रहे टेस्ट सीरीज और इनलाइटमेंट प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं। आज हम हिस्ट्री के टॉपिक पे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम मगध का जब उत्कर्ष पढ़ेंगे तो उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये 16 महाजनपद जो थे वो कहाँ चले गए। क्यों ऐसा हुआ कि केवल मगध साम्राज्य ही उत्कर्ष में आगे रह पाया? क्या सभी जो 16 जनपद थे उनको मगध साम्राज्य ने अपने में समाहित किया? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं था। जो 16 महाजनपद थे उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा व्याप्त थी। जैसा कि हर समय हर परिस्थिति में होता है, एक प्रतिस्पर्धा का माहौल था। उस प्रतिस्पर्धा में जो शक्तिशाली राजवंश होते थे, महाजनपद होते थे, वो अपने से कमजोर को अपने में मिला लिया करते थे। जैसे जैसे जो कौशल जनपद था, कौशल कौशल जनपद ने काशी को अपने में मिला लिया था। किसको अपने में मिला लिया था? बाद में हमने देखा कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में मगध अधिक शक्तिशाली हुआ तो उसने कौशल को अपने में मिला लिया। उसके बाद जो वज्जी, मल जैसे जो महाजनपद थे उसको अजातशत्रु ने मगध का अंग बना लिया था। उसके बाद जो अस्मक जो था, अस्मक अस्मक जिसको हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था। तो अस्मक की विजय क्या हुआ था? अवंती अवंती के शासक ने अपने राज्य में इसका विलय कर लिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ राजवंशों ने अपने में विजय कर लिया। उसके बाद जो इस संघर्ष के बाद राजवंश बचे थे उनमें सिर्फ 4 राजवंश थे जो शक्ति के रूप में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे बढ़ पाए। उन 4 राजवंशों के अगर हम नाम देखते हैं तो उसमें कौशल कौशल राजवंश था, कौशल मगध राजवंश था, मगध, और उसके साथ वत्स राजवंश, वत्स राजवंश, और जो हमारे पास बच के आया अवंती राजवंश, अवंती राजवंश। ये चारों राजवंश क्या कर रहे थे? प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। जिसमें एक तरफ हम देखते हैं कि अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, अवंती एक तरफ था और मगध एक तरफ। ये दोनों ही शक्तिशाली राजवंश थे जिसने प्रतिस्पर्धा को व्याप्त रखा और अंत में जो वत्स था उसे अवंती अपने में विलय कर लेता है। और बाद में जो अवंती और कौशल राजवंश है, इन सभी राज्यों को मगध ने अपने में मिला लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो 16 महाजनपद थे किस प्रकार एक दूसरे में विलय होते होते मगध राजवंश के रूप में एक बड़े साम्राज्य का उदय हो जाता है। अब इस 16 महाजनपद की प्रतिस्पर्धा में अगर मगध राजवंशी उभर कर सामने आता है तो हम ये देखेंगे कि उसका कारण क्या था। उसके पहले थोड़े तथ्य को जान ले कि जो मगध राजवंश था, मगध राजवंश वो 544 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक चलता रहा। मतलब एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जो 544 से शुरू होता है और 322 ईसा पूर्व तक चलता रहता है। इसका जो इसमें जो राजवंश थे वह राजवंश विजय का इतिहास लिखते हुए एक बहुत बड़े साम्राज्य का उदय करते हैं। हमने जैसा पहले भी बात किया कि मगध, कौशल, वत्स और अवंती थे सबसे शक्तिशाली प्रतीक होते हैं। जिसमें अवंती अवंती राजवंश को बाद में किसने मिला? बाद में हमारा मगध साम्राज्य का भाग बन जाता है और सभी कौशल, वत्स सभी मगध साम्राज्य में विलय हो जाते हैं। अब हम देखें कि मगध के उदय के पीछे का कारण क्या है। अगर कोई भी इंसान कभी भी प्रादुर्भाव करता है, उसका उदय होता है, तो उसके पीछे कुछ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण हमें देखने को मिलते हैं। तो मगध के उत्कर्ष में जो सबसे बड़ा कारण था वह मगध का भौगोलिक कारण था। मगध का भौगोलिक कारण क्यों था? ये पहली तो बात है कि मगध जो है वो गंगा घाटी के ऊपरी और निचले हिस्से पर स्थित था। जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा का क्षेत्र बहुत उपजाऊ होता है। इसी कारण फर्टिलिटी के कारण ही गंगा फर्टिलिटी के कारण मगध में जो उत्पादकता थी बहुत अधिक थी। ये उसको भौगोलिक सपोर्ट कर रहा था। दूसरी बात थी पश्चिम पूर्व के बीच की जो भूमि मार्ग था वो व्यापार के लिए भी रास्ते प्रदान कर रहा था। इसके साथ ही मगध की जो राजधानी, मगध 3 तरफ से घिरा हुआ था, गंगा से, सोन से, चंपा से। ये नदियां मगध के राज्य को जहां एक ओर उसकी राजधानी को सुरक्षा प्रदान कर रही थी,
सुरक्षा दे रही थी, वहीं दूसरी ओर व्यापार का भी मार्ग प्रशस्त कर रही थी, क्योंकि उन्हें उन्हें जल के साथ व्यापार करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। और सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि मगध की जो राजधानी थी, वो चाहे राजगीर हो या पाटलिपुत्र, जहाँ राजगीर तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, वहीं पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र नदियों से घिरा हुआ था। इस कारण से मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी, वह सुरक्षित थी। सुरक्षा के कारण यहाँ पर आक्रमण करना, जो 16 महाजनपद थे, उनमें 15 महाजनपद इसमें आक्रमण करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि भौगोलिक रूप से यह सुरक्षित था और इसका क्षेत्र था वो उपजाऊ था। इन सब के कारण जो भौगोलिक स्थिति थी, वह मगध का सपोर्ट कर रही थी। अच्छा, यही भौगोलिक स्थिति उसे आर्थिक समृद्धि भी प्रदान कर रही थी। क्यों? मगध का जो क्षेत्र था, वहां पर तांबे और लोहे की बहुलता थी। इस तांबे और लोहे की बहुलता थी, इसके कारण जहां वो एक और कृषि में उपयोग हो रहा था, वहीं दूसरी ओर लोहे का उपयोग सेना में किया जाता था, यानी सैनिक कार्य में होने लगा। और सैनिक कार्य में लोह हथियारों के प्रयोग के कारण इनकी जो सेना थी, वो भी काफी सशक्त हो गई थी। और इसके निर्माण में, शहरों के निर्माण में, सेना में, सभी में उपयोग किया जाने लगा, जिसके कारण से इनमें आर्थिक समृद्धि आई। उसके साथ ही गंगा के उत्तरी भाग में हमने पहले भी बताया कि उसकी भौगोलिक स्थिति से क्या था, व्यापार करना सुगम हो गया था। उसमें हमने जो स्थिति को देखा, फिर बाद में क्या हुआ था, बिंबिसार जो हर्यक वंश का शासक था, उसने अंग का भी विलय कर लिया। अंग के विलय के बाद चंपा नदी भी मगध साम्राज्य में आ गई, और चंपा के दक्षिण पूर्व का एशिया, श्रीलंका और दक्षिण भारत के साथ व्यापार में क्या हुआ, महत्वपूर्ण योगदान होने लगा। यही सब आर्थिक कारण से जो मगध को अलग समृद्धि प्रदान कर रहे थे। इसके साथ ही जो मगध का जंगल थे, वहां पर हाथियां भी बहुलता से पाए जाते थे। हम जानते हैं कि हाथी का दांत बहुमूल्य होता था, इसलिए मगध के शासकों को आर्थिक समृद्धि के अपार अवसर प्राप्त थे। उसके बाद अगर सांस्कृतिक कारणों में देखें, तो भौगोलिक कारण उसे सांस्कृतिक कारण भी प्रदान कर रहा था। जैसे कि हम देखते हैं, मगध की जो लोकेशन थी, वो बिहार के क्षेत्रों में थी, और जो हमारे आर्य समाज थे, वो गंगा यमुना के द्वाप क्षेत्र में थे। इसके कारण क्या था, जो आर्य संस्कृति थी, वो बहुत कम स्तर पे मगध के क्षेत्रों में पहुंच पाई थी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अधिक था। इसके कारण जो रूढ़िवादिता थी, वह वहां पर कम पहुंच पाई थी। कहाँ? मगध पर। और जो वहाँ का समाज था, वह वैचारिक रूप से कुछ उभरा हुआ था, वहाँ पर रूढ़िबद्धता कम थी। यही कारण है कि जैन और बौद्ध धर्म के उदय के विचार वहाँ पर आए, और जो आर्थिक कारणों को भी सपोर्ट कर रहे थे। इस प्रकार से जो सांस्कृतिक स्थितियाँ थी, वह भी जो है मगध को सपोर्ट कर रही थी, जिसके कारण मगध का उत्कर्ष हुआ। ये देखिए, हम देख सकते हैं कि ब्राह्मणों का इतना अधिक प्रभुत्व नहीं था। क्यों नहीं था? डिस्टेंस की वजह से। और इन्हीं विचारों में, इन्हीं सब के कारण से क्या हुआ, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि निर्मित हो रही थी। और मगध में जो शासक थे, वो जाति और परंपराओं से मुक्त थे, और उन्हें विकास के अवसर अधिक मिल रहे थे। उनकी सोच अलग थी। अगर राजनीतिक कारणों पर विचार करें, तो ये भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों को एक सफलता का रूप जो देने में कारक योगदान निभा रहे थे, वह राजनीतिक कारक थे। क्यों? क्योंकि राजनीतिक कारक में अगर हम देखें, तो बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे कुछ ऐसे शासक हुए, जिन्होंने अपनी कूटनीति के दम में, आक्रामक नीति के दम पर, और अपनी वैवाहिक नीति इत्यादि ऐसे ऐसे हथियारों का प्रयोग किया, जिसने मगध के विस्तार को एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि मगध क्या था इस मामले में, कि शासक के मामले में भाग्यशाली था। हम पूरे ही इतिहास में देखेंगे कि जब जब अच्छा नेतृत्व मिला है, तब तब इतिहास का रुख उनके पक्ष में रहा है। अंग्रेजों की सफलता में भी मुख्य कारण उनका राजनीतिक पक्ष था, तो मगध के उत्कर्ष में भी राजनीतिक पक्ष को सशक्त माना जा सकता है। और सेना में हथियारों का उपयोग करने वाले पहले राजा भी थे। तो जो हथियारों के रूप में सेना ने प्रयोग किया था, हाथियों का प्रयोग किया था, वह भी हम देखते हैं कि हाथियों का जो प्रयोग था, क्योंकि बहुतायत से मिलते थे, तो एक और क्या था, समृद्धि का कारक यूज हो रहा था। दूसरी ओर क्या था, हाथियों का सेना में भी प्रयोग होने लगा। तो यही कारण है कि तो अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था, पहले राजाओं ने भी एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था की। क्यों? क्योंकि उनके पास लोहे थे,
संसाधन थे, हथियार थे, और उन्होंने अपने बौद्धिक बल का प्रयोग किया, और जिससे क्या हुआ कि मगध के जो शासक थे, उन राजनीतिक शासक थे, उन्होंने मगध को एक मुकाम पर पहुंचा दिया। ऐसा हमने देखा कि मगध साम्राज्य के जो भौगोलिक कारक थे, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण और राजनीतिक कारण, वो सभी कारक क्या कर रहे थे, मगध के उत्कर्ष में अपना योगदान दे रहे थे। अच्छा, जब मगध का उत्कर्ष हो रहा था तो मौर्य वंश तो हम बृहद में पढ़ते हैं, उसके पहले कुछ राजवंश आते हैं जिन्होंने इतने बड़े बृहद साम्राज्य की नींव रखी थी। तो पहला जो था बृहदर्थ वंश था, उसके बाद हर्यक वंश और शिशुनाग वंश और नंद वंश, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके शासक कौन हुए और किसने किस राज्य वंश को अपने में मिलाया। उसके बाद मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश के बाद हम देखेंगे मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, मतलब विदेशी हमारे यहाँ भारत में कैसे आते हैं। अच्छा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश की कुछ याद करने के लिए, क्योंकि इसका क्रम पूछ लेते हैं, तो हम एक कोड बना सकते हैं, जैसे हंसना। हंसना से क्या होगा, हर्यक वंश, स से हम शिशुनाग वंश की बात कर सकते हैं, और न से नंद वंश की, क्योंकि इसका क्रम लगाने को आता है। उसके बाद मौर्य वंश में हम प्रवेश करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि बृहदत्त को जो है वो महाभारत और पुराणों में ही इसकी बातें लिखी हुई हैं। महाभारत और पुराण जो हमारे हमारे का वो साहित्य है, उसी में बृहदत्त वंश का उल्लेख मिलता है। और मगध के प्रथम राजवंश की जो स्थापना हुई थी वह बृहदत्त का ही नाम आता है। यह भी पूछा जा सकता है कि मगध के प्रथम राजवंश कौन थे, पूछा भी गया है, तो बृहद्रथ का नाम हमें याद रखना है। और इनकी जो राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी, उसे गिरिब्रिज या फिर राजगृह कहा जाता था। महाभारत में जो बृहदत्त का बेटा जरासंध का भी उल्लेख है। यह वही जरासंध है जिसका भीम के साथ मल्ल युद्ध हुआ था और भीम ने मारा था, और इनको यानी जरासंध को भीम ने मारा था। ये सारा उल्लेख भी हमें मिलता है महाभारत में। हमने जाना कि बृहदत्त जो है वो प्रथम शासक था जिसने मगध राजवंश की स्थापना की थी। इसके बाद जो हम डिटेल में देखेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड था, हर्यक वंश का शासन काल जो इतिहास में चलता रहा, तो हम कह सकते हैं कि हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक चलता रहा। कौन? हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासन काल चलता रहा। तो हर्यक वंश में जब हम पढ़ेंगे तो हर्यक वंश में हम बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन जैसे महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने इतिहास में मगध साम्राज्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वह बिंबिसार था। टाइम पीरियड हमने देख ही लिया, कहीं 91 कहीं 92 मिलता है। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वह गिरिब्रिज थी, और बाद में उदयन इसे पाटलिपुत्र को बना देगा। बिंबिसार का शासन का टाइम ये हमें कहाँ से मिलता है, तो बौद्ध के इतिहासों से मिलता है। समकालीन बुद्ध के अनुयायी, उन्हें महावीर का प्रशंसक भी कहा जाता था। मतलब महावीर और बुद्ध के समकालीन थे कौन? बिंबिसार। इनकी राजधानी हमने देखी, और ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। जैसा हमने पहले भी चर्चा की कि पहाड़ियों से घिरे होने के कारण इनकी जो राजधानी थी वो अभेद थी, जिससे इनको बड़ी सफलता मिली। और स्थायी सेना रखने वाला भी पहला राजा था। स्थायी सेना कौन? बिंबिसार था। अवंती के शासक। अच्छा, बिंबिसार ने क्या किया था? बिंबिसार ने 3 नीतियों का पालन किया था। 3 नीति बिंबिसार की कौन सी थी? अगर हम उसे समझेंगे तब हमें बिंबिसार की नीतियों को समझने में आसानी होगी। तो बिंबिसार की जो एक नीति थी वह थी वैवाहिक नीति। वैवाहिक मतलब वो राजाओं की वो राजकुमारियों से और रानियों से विवाह करता था, जिसके कारण वो राज उनके लिए विश्वसनीय पात्र हो जाता था। उसके बाद जो उसकी सेकंड नीति थी वह उनकी कूटनीति थी। कूटनीति के द्वारा उसने मगध राज साम्राज्य का विस्तार किया। और तीसरा वो आक्रामक नीति थी। आक्रामक नीति के द्वारा हम कह सकते हैं उसने इस राज्यवंश का विस्तार किया। तो आक्रामक नीति का ही परिणाम था कि अंग जिस महाजनपद की हमने बात की थी, चंपा जिसकी राजधानी थी, उसे हमने देखें कि बिंबिसार ने उसे मगध साम्राज्य में विलय कर लिया था। कैसे? अपने आक्रामक नीति के द्वारा। आक्रामक नीति के अगर कूटनीति की बात की जाए तो गांधार से संबंध की बात हो या अवंती की, अवंती और मगध दोनों एक दूसरे को
टक्कर दे रहे थे। यही कारण है कि अवंती भी एक शक्तिशाली राज्य था। तो अवंती का जो शासक था चंद्रप्रद्योत, वह जो है बिंबिसार के लिए चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा था। प्रारंभ में इनमें संघर्ष था, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में अवंती का शासक जो चंद्रप्रद्योत उसे पीलिया हो गया। उसे पीलिया हो जाने के कारण बिंबिसार ने अपना राज्य चिकित्सक जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा। जीवक का नाम भी एक बार पूछा गया है कि वह कौन था, किस शासन के काल में था, इसलिए ये भी याद रखना है कि जीवक को भेजा गया। और जीवक ने चूंकि चंडप्रद्योत की जो है पीलिया की बीमारी ठीक कर दी, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंबिसार और अवंती के शासक चंडप्रद्योत के बीच मधुर संबंध हो गए, जो कि बिंबिसार की कूटनीतिक नीति का प्रतीक था। अब वैवाहिक नीति की बात की जाए तो वैवाहिक नीति में बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। 3 विवाह। कौशल की जो राजकुमारी थी कौशला देवी, कौशल की राजकुमारी थी कौशला देवी, ये कौशल की बेटी का राजा प्रसेनजीत। तो यहाँ कौशल के जो शासक थे प्रसेनजीत, उनकी बहन कौशल देवी से विवाह किया था इसने बिंबिसार ने। और इसके साथ ही जब इसने कौशल की राजकुमारी से विवाह किया तो फिर काशी इसे दहेज के रूप में मिल गया। काशी क्या हुआ, काशी से दहेज के रूप में, और काशी के राज्य से जो इनकम आती थी वह बिंबिसार को मिलने लगी। आगे हम देखेंगे कि जब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी तो यही काशी की आय कौशल राज्य के द्वारा बंद कर दी जाती है। तो बाद में फिर अजातशत्रु ने कौशल पे आक्रमण करके उसका विलय कर लिया, और फिर वहां की राजकुमारी प्रसेनजीत की जो पुत्री थी वजीरा से विवाह करेगा कौन, अजातशत्रु। अर्थात इसका महत्व कौशल का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर काशी किसे मिला, बिंबिसार को दहेज के रूप में। मतलब देखिए एक सफलता एक विवाह के साथ कि काशी भी किसके, मगध साम्राज्य में आ गया। अब उसके बाद दूसरा विवाह, वैशाली के लिच्छवी बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना रखते थे। तो वैशाली की जो राजकुमारी थी चेलना, वैशाली की जो राजकुमारी थी लिच्छवी की प्रमुख की बेटी, उससे भी चेलना से विवाह कौन कर लेता है, बिंबिसार। इसके द्वारा वैशाली भी मगध के लिए विश्वसनीय हो जाता है। और खेमा, खेमा कौन थी, पंजाब के राजा की बेटी थी, और इसको करने से जो पश्चिम उत्तर की सीमा थी वह सुरक्षित हो गई थी किसके, मगध के लिए। इस प्रकार हमने देखा कि वैवाहिक संबंधों के द्वारा उसने पश्चिम उत्तर को भी सुरक्षित कर लिया था, और लिच्छवी के और अवंती के काशी के और अवंती के चैलेंज को भी समाप्त कर दिया था। इस प्रकार बिंबिसार की जो नीतियां थी, बिंबिसार ने विजय किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु का जो शासनकाल था वह 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक चलता रहा। अच्छा, जो अजातशत्रु थे, अजातशत्रु भी एक प्रतापी राजा था, और इसने किन शासकों के किस राज्यों का विलय किया, तो काशी कहिए या कौशल आप कह सकते हैं, कि कौशल और काशी का विजय किसने किया था, तो किसने किया था, अजातशत्रु ने। हमने पहले भी बताया अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर अपनी गद्दी प्राप्त की थी, किसकी, बिंबिसार की इसने हत्या कर दी थी। उसके बाद क्या था, उसके बाद कौशल साम्राज्य ने काशी से आने वाली इनकम मगध के लिए रोक दी थी। प्रतिशोधबद्ध अजातशत्रु ने कौशल पर आक्रमण किया और उसे अपने राज्य में भी मिला लिया, और फिर कौशल में प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह भी कर लिया था। तो बिंबिसार और चेलना का पुत्र था, जैसा कि हमने देखा कि चेलना से विवाह किया था बिंबिसार ने, और उसके जो वैशाली की राजकुमारी थी, और अपने पिता को मार डाला। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद राजगृह में पहली बौद्ध परिषद किसने बुलाई थी, तो अजातशत्रु ने बौद्ध परिषद का भी संचालन किया था। कौन सा, पहला। और कौशल और वैशाली के खिलाफ युद्ध भी जीता, यानी कौशल को भी मिलाया इसने, और वैशाली की भी विजय की थी। वैशाली, इन 2 राज्यों को बिंबिसार ने कूटनीति के द्वारा मिलाया था, उसे बाद में अजातशत्रु ने वैवाहिक के द्वारा मिलाया था बिंबिसार ने, उसे
आक्रामक नीति के द्वारा मिला लेता है कौन? अजातशत्रु। कैसे? आक्रामक नीति के द्वारा कौशल और वैशाली की विजय कर लेता है अजातशत्रु। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अवंती के शासक ने मगध पर आक्रमण करने की कोशिश की। मगध पर, अवंती के शासक ने मगध पर आक्रमण करने की कोशिश की और इस खतरे को विफल करने के लिए अजातशत्रु ने क्या किया था? राजगृह की किलेबंदी कर दी थी। राजगृह की क्या की थी? किलेबंदी की थी। हम बाद में देखेंगे कि शिशुनाग वंश ने, शिशुनाग जो शासक होगा वह अवंती का विलय करेगा। अभी अवंती से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने क्या किया था? किलेबंदी किया था। अच्छा, अजातशत्रु की एक और उपलब्धि थी, इसने प्रक्षेपास्त्र की तरह यानी गुलेल की तरह पत्थर फेंकने वाले युद्ध इंजन का इस्तेमाल किया था और उसके पास भी जिनके गदा जुड़ी हुई थी और जिससे सामूहिक हत्याएं होती थी, यही कारण है कि वह काशी और वैशाली जैसे राज्यों के विजय में सफलता प्राप्त करता है। उसके बाद हम बाद में देखते हैं कि अजातशत्रु की हत्या कर कर उदयभद्र या उदयन शासक बनता है, जो 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक शासन करता है। ये कौन था? अजातशत्रु का पुत्र था। इसकी जो बड़ी उपलब्धि थी, इसने राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह की जगह इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बना दी थी। और हरियाणा के प्रमुख शासकों में से ये जो है, हरियाणा नहीं, मगध के प्रमुख शासकों में से ये अंतिम था। हर्यक वंश, हर्यक वंश का जो शासक था, यहाँ हरियाणा नहीं हर्यक वंश होगा, कि हर्यक वंश के शासकों में ये प्रमुख शासकों में ये अंतिम शासक था। प्रमुख शासकों में अंतिम था, क्योंकि उदयन का शासन महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने पाटलिपुत्र, हाँ, जैसा कि हमने पहले भी प्राप्त किया, बताया कि आपको ये पाटलिपुत्र की राजधानी बना देते हैं और नदियों के संगम पर किले का निर्माण किया। ऐसा ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो पटना मगध साम्राज्य के केंद्र में था, जो अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था, वह अवंती के राजा पलक के कहने पर मारा गया था। वह अवंती के राजा पलक के कहने पर मारा गया था, बाद में इसकी हत्या हो गई थी। इस प्रकार हमने देखा कि हर्यक वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, और उन्होंने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें वैशाली, काशी और पाटलिपुत्र जैसे राज्यों का भी विलय हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे शिशुनाग वंश की। अगर शिशुनाग वंश की, जैसे हमने पहले भी हंसने का कोड बताया था कि हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश होता है, तो शिशुनाग वंश का जो टाइम पीरियड होगा वह 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व या 460 ईसा पूर्व तक जाएगा। यही कारण है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण शासक होंगे वह शिशुनाग होगा। शिशुनाग की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी वह अवंती की विजय होगी। हम अब तक देखते आए हैं कि अवंती मगध की तरह ही एक बृहद और शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसे कूटनीति के द्वारा और सुरक्षात्मक नीति से समन्वय स्थापित किया गया था। अब शिशुनाग ने अवंती को भी जीतकर अपने में सम्मिलित कर लिया और इसने अपनी राजधानी वैशाली को स्थानांतरित कर दी। मतलब क्या? पहले गिरिब्रिज, फिर पाटलिपुत्र, अब वैशाली हो गई। तो शिशुनाग की 2 उपलब्धियां हम याद रख सकते हैं कि अवंती की विजय और वैशाली में राजधानी का स्थानांतरण। यहीं से हम देखते हैं कि जो 16 महाजनपद थे, 15 अब कहीं ना कहीं मगध साम्राज्य में विलय हो चुका था। 15 नहीं, गांधार की बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि गांधार जो जनपद था वह फारस के अधिकार में चला गया था। बस गांधार था जो फारस में चला गया था, बाकी सभी कहीं ना कहीं मगध साम्राज्य के भाग बन चुके थे। उसके बाद कालाशोक यानी काकवर्ण शासक होता है। कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगति, हमने देखा कि जो पहली बौद्ध संगति थी वह कब? अजातशत्रु के बीच हुई थी, अजातशत्रु के काल में हुई थी। और द्वितीय जो हमारी बौद्ध संगति है वह वैशाली में हुई और इसकी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र
स्थानांतरित कर ली गई, मतलब इसने फिर राजधानी को एक बार पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार पाटलिपुत्र मगध राजवंश की अस्थायी राजधानी बन गई। और वैशाली में द्वितीय बौद्ध परिषद क्या किसके काल में हुआ, तो कालाशोक के काल में हुआ। और अवंती की कालाशोक, यही हमारा शिशुनाग वंश की बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। एक तो शिशुनाग वंश अवंती की विजय, दूसरा द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन। आइए अब नंद वंश के बारे में देखें। तो नंद वंश में जो महत्वपूर्ण शासक, सबसे बड़ा शासक होते हैं, वह हमारा घना महापदम नंद होता है। महापदम नंद के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि महापदम नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। और यह शासनकाल चला था, इनका शासनकाल महापदम नंद का 344 से 324 ईसा पूर्व तक चलता रहा। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापदम नंद, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं। और ये एक शूद्र शासक था, शूद्र शासक। और बहुत सारे इनके बारे में उल्लेख मिलते हैं हमारे पुराणों में कि इनको क्या भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम सम्राट हैं, ऐसा हमारे उल्लेख मिलते हैं। क्षत्रिय ने, अच्छा, उसने राजा बनने के लिए कालाशोक का वध किया था। हमने देखा कि शिशुनाग वंश का जो शासक था कालाशोक का, इसने वध किया था। इनकी उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है, मतलब कहा पुराणों के अनुसार एक शूद्र महिला से पहला से अंतिम शिशुनाग राजा का पुत्र था, जिससे जिससे महापदम नंद की उत्पत्ति विविध स्रोतों से विविध प्रकार की मिलती है। इनके शासनकाल में, किसके, महापदम नंद के जो शासनकाल में साम्राज्य का विकास हुआ, यह उत्तर में कुरु देश से लेकर दक्षिण में गोदावरी घाटी तक और पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में नर्मदा तक चला गया था। तो अगर पूर्व से पश्चिम हम इसके विस्तार की बात करें, तो पूर्व में हम देखते हैं कि मगध से लेकर पश्चिम में नर्मदा तक इसका साम्राज्य पहुंच गया था। उत्तर में कुरुक्षेत्र की बात करें, कल भी हम महाजनपद के रूप में हमने कुरु की बात की थी, तो दक्षिण में गोदावरी घाटी तक चला जाता है। इस प्रकार देखते हैं कि एक बृहद साम्राज्य मगध साम्राज्य का अंग बन जाता है। कलिंग की भी विजय, कलिंग में की विजय किसने की थी, तो महापदम नंद ने कलिंग की विजय की थी। उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक होता है वह घनानंद होता है, जो 329 से 321 ईसा पूर्व तक शासन करता है। ये अंतिम नंद शासक थे। और इन्होंने ग्रीक ग्रंथ जो है एग्राम्स व जेड्रामेस के रूप में भी इन्हें जाता है। तो पूछा जा सकता है कि किसे ग्रीक ग्रंथों में एग्राम्स या जेड्रामेस के रूप में जाना जाता है, तो वह घनानंद था। है ना। सिकंदर ने, अच्छा, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वह विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, तो उसी के संदर्भ में जानकारी दी गई है कि सिकंदर ने अपने शासनकाल के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में आक्रमण किया था, लेकिन वह अपनी सेना के इनकार के कारण गंगा के मैदान की ओर आगे नहीं हो पाया। उस समय भारत का शासक कौन था, उस समय घनानंद शासन कर रहा था। और घनानंद ने क्या है, अपने पिता की एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिली थी महापदम नंद की। उसके पास बहुत से हाथी घोड़े थे, अतः वो एक शक्तिशाली शासक था। महापदम नंद के 8 या 9 पुत्रों में से एक था महापद, कौन, ये घनानंद। और इन्होंने क्या किया था, एक विशेष उपाय के आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है, जिसका नाम था नंदोपक्रमणी। इन्होंने एक विशेष उपाय दिया था, आविष्कार किया था। और करों की जबरन, मतलब जो जबरदस्ती वसूली की जाती थी, दमनकारी तरीके के कारण प्रजा के में इनकी विश्वसनीयता कम थी। और साथ ही शूद्र उत्पत्ति और क्षत्रिय विरोध नीति के कारण बड़ी संख्या में इनके शत्रु हुए। और क्यों, क्योंकि माना जाता था कि क्षत्रिय शासक होना चाहिए। अंत में क्या हुआ कि इन्हें चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका, और जिन्होंने जनता की नाराजगी का फायदा उठाया, और मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि घनानंद के समय
कुछ उनकी जो नीतियां थी, जबरदस्ती साम्राज्य में वसूली की, उसके कारण जनता उन्हें पसंद नहीं करती थी। और साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य जैसा शासक, चाणक्य जैसा उनका मंत्री था, जिन्होंने एक कुशल और सफल नीति को परिणाम देते हुए अब जो शिशु नंद वंश था, नंद वंश पर मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। तो आगे जो हम पढ़ेंगे वह मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हमने मगध का उत्कर्ष देखा, और मगध अब मौर्य साम्राज्य के रूप में जाना जाएगा। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के बाद जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष था वो यहाँ पर समाप्त होकर हम मौर्य साम्राज्य में एंट्री करते हैं। इसके पहले हम आपको विदेशी आक्रमण, जिसमें सिकंदर का आक्रमण महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी बताएंगे। यह जान लें कि टेलीग्राम में भी संस्था 50 क्वेश्चन की लाइव सीरीज चला रही है, जिसमें 30 ट्रेडिशनल और 20 करंट अफेयर की क्लास होगी। आप इसको ज्वाइन करने के लिए दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद।